हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब ईटीवी क्वेश्चन पर। आज हम देखने वाले हैं कृषि उद्योग एवं विविध प्रकार के प्रश्नों को। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहला प्रश्न है आपका कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था। तो आपको याद रखना है 0.574। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको ध्यान रखना है वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 0.574 था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली आपको बतानी है कि क्या ऑनलाइन कागज रहित बनाई गई बैंकों से NF की समस्या को हल करेगी। तो आ जाते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी जिसको आप समझते हैं, इसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। इसका नाम CFMS कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो यहाँ से ये तमाम जो फैक्ट्स आपको मिले हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। कृषि और कर्मण पुरस्कार 2020 में ये दिया गया था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य आपको बताना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या तो एक से अधिक। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है आपका। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब और ताड़ी उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से अधिक से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चयों निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 7 निश्चय कौन कौन से हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको फैक्ट्स में दिया गया है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं और उन्हें सुशासन कार्यक्रम 2015-2020 में सम्मिलित किया गया, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 के दौरान लागू किया गया। 7 निश्चयों में शामिल हैं। तो कौन कौन से निश्चय लिए गए हैं 7 निश्चय में? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नालियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें। तो यहाँ से 7 निश्चय लिए गए थे। ये 7 निश्चय आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। वर्ष 2013 में राज्य सरकार बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा
प्राप्त करने की मांग की थी परंतु असफल रहा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि कौन सा राज्य विशेष दर्जा उसे नहीं दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 और 26 तक केंद्र करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। आ जाते हैं आपकी इस चीज़ों पर ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें। जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके घटना चक्र के बुक के द्वारा कराए जा रहे हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 और 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939 उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 10.058% हिस्सा डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 और 22 से कंप्यूटर शिक्षा आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं को विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक, क्योंकि आपका 6ठी कक्षा से लेकर उसके ऊपर तक के सभी कक्षाओं के लिए विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो 5वीं और 6वीं आपका नहीं होगा, 7वीं 8वीं इसके ऊपर की जितने भी कक्षाएं हैं इन सभी के लिए कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए किसे दिया गया था। तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के 12 फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। कोविड-19 के लिए बिहार सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया 2022 में ये विवादित रहा होगा, क्योंकि कोई भी इसका उत्तर सही नहीं है। आते हैं फैक्ट्स पे और सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रश्न में आपका मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प इस हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो इसका उत्तर डी हो सकता है। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि आपका विवादित प्रश्न रहा होगा उस समय जब पूछा गया था, तो इस पर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन में उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021 और 22 का आर्थिक सर्वेक्षण बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो 7 विभाग शामिल हैं बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। इसमें आपका स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। तो यहाँ से 7 विभाग आपको ध्यान रखने हैं बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत।
7 विभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये भी प्रश्न आपका 2008 में जब पूछा गया था तो विवादित था, क्योंकि इसमें कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। वहाँ भी इस प्रश्न का उत्तर जो है तारांकित करके दिया गया था, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजन से पूर्व कह सकते हैं 6 तथा आदित्यपुर, बोकारो, ये तमाम नाम आपको ध्यान रखने हैं। 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ 3-4 पॉइंट निकल के आएंगे, यानी कि 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार, ये इसकी टैगलाइन है, आपको ध्यान रखना है। टैगलाइन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। तो वहाँ इससे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो मोतिहारी में आयोजित हुआ 2019 कृषि कुंभ मेला। बिहार में 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर आपको बताना है। तो 32.11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वास्थ्य सूचकांक 2019 और 20 चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर 31.00 है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 बड़े राज्य आप देख सकते हैं। केरल आपका सबसे ऊपर है 74.01, उसके बाद तमिलनाडु 65.13, तेलंगाना की बात करते हैं तो 63.99, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 63.52 और महाराष्ट्र की बात कर लें तो 63.01। इसी रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 बड़े राज्य आपको नीचे दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2020 को बीडो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो 21 सितंबर 2020 को बीडो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्रों गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात आपको बताना है क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु की समूह की जो जनसंख्या थी उसमें 935 था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2017 और 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी तो 14.6% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018 और 19 के अनुसार वर्ष 2017 और 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर स्थिर एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार
2020 और 21 में स्थिर मूल्यों पर क्रमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की विकास दर क्रमशः 0.0% से 2.2% एवं 2020 और 21 में स्थिर मूल्यों पर 0.1% थी। तो यहाँ से ये फिर से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। थोड़ा सा तो आपको इसमें कठिनाई हो सकता है याद करने में, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। वर्ष 2017 और 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको बताना है। तो 4,87,628 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है 2021 और 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो बिहार बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए अनुमानित था, जबकि बजट का अनुमान 2023 और 22 में 25,885.11 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य सरकार घरेलू उत्पाद का 3.47% है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया है? तो उस समय ये प्रश्न जब आप पूछा गया तो उसको निरस्त कर दिया गया था आयोग द्वारा, जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न को छोड़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार के उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो बिहार की उस योजना का नाम आपको बताना है जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 1 से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, जो कि हजारीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो यहाँ से आपका EPIP हो जाएगा राइट आंसर, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर आपको बतानी है, तो झारखंड से अधिक है। प्रश्नकाल की बात करते हैं, जब ये प्रश्न आपको 2008 में पूछा गया था उस समय की बात है। ये हम कह सकते हैं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड आपका 46 से अधिक थी। तो अखिल भारतीय स्तर 53 से भी अधिक थी। बिहार में वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 29 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 30 तथा झारखंड में यह 27 है। तो 2008 में जब आपसे पूछा गया तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिले थे। आने वाले समय में आपको थोड़े से परसेंटेज के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसको ध्यान रखना है जो चीज़ें आपके बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में दी गई हैं। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1991 की जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित की बात करते हैं कि जनसंख्या आपकी 8.637 करोड़ थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13.62 करोड़ के पश्चात सर्वाधिक थी।
इस प्रकार 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 की जनगणना के अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। गुल्लक बच्चा बैंक आपका पटना में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। तो इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ से ये इसमें 2-3 टाइप के आपके पॉइंट हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा आपको ध्यान रखना है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण आपको बताना है। तो श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है, यही कारण है। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। एक पॉइंट यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार राज्य जो है भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इस गरीबी के प्रमुख कारण आपके राज्य में भूमि सुधारों की असफलता है। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण है राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है। औद्योगिक रूप से पिछड़ने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः यहाँ से आपके सभी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें आपके उत्तरी पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में कुल जूट का उत्पादन लगभग 70% का उत्पादन करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। मरहौरा में पहली चीनी मिल बिहार में स्थापित हुई थी। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको मिला है, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट से एक भी पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो एग्जाम के समय में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो जमशेदपुर में है, जब आपका झारखंड अलग नहीं हुआ था। जमशेदजी नसवानजी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां पर वर्ष 1907 में इस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि अब ये झारखंड में है, क्योंकि झारखंड आपका अलग हो गया है, पहले ये आपका बिहार में ही आता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलों में गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो गौण फसल की बात की जाए तो आपका ये जो फसलें और दी गई हैं, मकई, गेहूँ, दलहन, तो ये गौण फसलों के अंतर्गत उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्य फसल आपकी चावल है। छोटा नागपुर पठार में ये उगाई जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार की मुख्य नगदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, मेस्ता, इन सभी नगदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना आपका प्रथम स्थान पर है। तो इसमें मुख्य नगद फसल में आपकी तंबाकू और जूट भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य का वित्त निगम आपका औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। तो बिहार में है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना। बिहार की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति की देन है। सीधे तौर पर इसको याद रखना है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसमें आपका 2001 और 2 में पूछा गया प्रश्न था। उस समय के ये चुनाव आयुक्त रहे हैं ML मजूमदार। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। तो यहाँ से आपको वर्तमान याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आएगा। तो दोनों बातें आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो विनोद कुमार पांडे। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में पूछा गया प्रश्न था। वर्तमान में आपको याद रखना है फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बनेगा। तो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी उसे आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा चीज़ों पे आपको ज़्यादा समय बेकार नहीं करना है। तो वर्तमान में फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जो प्रश्न आपका पूछा गया था वहाँ पे आपका विनोद कुमार पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2002 और 1 के समय में यही थे। उस समय आपका बिहार झारखंड के साथ था। तो 2-3 ऐसी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। जैसे ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आपके बिहार और झारखंड की बात करेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़े से विचलित करेंगे, इनको बहुत ही ध्यान से आपको करना है, क्योंकि पहले आपका झारखंड भी बिहार राज्य में ही था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? सुंदर सिंह भंडारी। अटल बिहारी द्वारा पूछा गया है यहाँ से कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ये राज्यपाल थे 27/4/1998 से 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। ये बिहार पर बकाया ऋण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 37,653 करोड़। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं और जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री 2 राज्य मंत्री हैं। तो ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है, तो यहाँ से आपको में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। तो 6 आपका कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आपका उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। तो ये गया के बौद्ध मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं विगत कई वर्षों से जो बौद्ध भिक्षु हैं। तो सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष की महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर की निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। तो पहली बात आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है।
पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी और ये जो है 1951 अधिनियम के द्वारा की गई थी। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो रांची आपको ध्यान रखना है, उस समय आपका झारखंड अलग नहीं हुआ था, अब ये रांची आपका झारखंड में है। बिहार में पागलखाना वस्तुतः रांची के काके नामक स्थान पर अवस्थित है। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है, हमने कई बार आपको बताया है, तो आपको ध्यान रखना है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54 है। तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थीं। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की 40 सीटें रह गई हैं। तो पहले ये 54 थी, जब ये 2000 में आपका झारखंड अलग हो गया है, तब यहाँ बिहार में लोकसभा की 40 सीटें रह गई हैं, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार की लोकसभा सीटों की कुल संख्या आपको बतानी है, तो 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय पूछा गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस समय आपके 40 सीटें रह गई हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। झारखंड और बिहार के मामला आपको बार बार दिक्कत में डालेगा, तो प्रश्नों को बाखूबी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में पूछा गया प्रश्न था। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको याद रखना है कि वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यह टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग के पानी को आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से मिलता है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो हाल ही में मतलब ये जो प्रश्न जब आपसे 2001 और 2 में पूछा गया था तब की बात कर रहा है। झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर संघ की 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था या कब अलग राज्य बना था। तो यहाँ 2-3 बातें आपको मिल रही हैं जो आपको ध्यान रखना है। 15 नवंबर 2001 को झारखंड को बिहार से अलग करके 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो ये तारीख इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 सीधे तौर पे आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये उस समय आपकी 2001 और 2 के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया था, तब उस समय के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका उस समय बिहार और झारखंड दोनों अलग नहीं थे। 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। इसकी राजधानी रांची बनाई गई है झारखंड की। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार की राजधानी पटना है, सभी को पता है। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। इस टाइप के कई प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, कई टाइप्स। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपको बताना है, बरौनी में स्थित है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला आपको बताना है, गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले में शामिल हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं है। तो झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। और आपसे पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ में कोई दिया नहीं गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि गोड्डा, रांची और बोकारो ये सभी आपके झारखंड राज्य के जिले से जुड़े हुए हैं। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? तो धनबाद में है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। कथन ए आपका है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण आर कह रहा है कि दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो कारण और कथन से ये एक प्रश्न बना है। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा। तो हम देखते हैं, सीधे पॉइंट से क्लियर करेंगे चीज़ें आपकी। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। तो वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। तो हम कह सकते हैं कि ए आपका जो दिया गया है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। तो यहाँ से ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है, जैसा कि आपका नीचे पॉइंट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तर बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा। फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं जो आप इस समय आपके झारखंड में हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, जो कथन ए है ये आपका सही जवाब है। कारण आर कह रहा है कि दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, बिल्कुल सत्य बात कहा है। ए की सही व्याख्या आर करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कल की वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के प्रश्नों को, जो आपके बिहार के पूरे इतिहास जो बिहार के हैं उसी से प्रश्न आपके मिलेंगे। तो कल की वीडियो में आपको इतिहास के प्रश्न मिलेंगे। टोटल बिहार के ही प्रश्न होंगे जो बिहार के इतिहास के हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।